शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं, और उन्हीं की वजह से आज पानी भी जिंदा है, जमीन भी है और जंगल भी है। अगर वो नहीं होते तो क्या होता? वही होता जो मंजूर खुदा होता, लेकिन वही होता जो देश के पूंजीपति चाहते, देश के अमीर लोग चाहते। आज जंगलों में फैक्ट्रियां बनी होती, जंगल खुद चुके होते, मशीनें चलती, है ना। तो ये उन्हीं की बदौलत से है कि आज जमीन और जंगल बचे हुए हैं। दूसरी बात, आज 9 अगस्त है, और आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 9 अगस्त 1942, ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई महाराष्ट्र, महात्मा गांधी के द्वारा, और 0 आवर के द्वारा महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, इज लास्ट मूवमेंट ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इसके बाद में कोई आंदोलन नहीं हुआ, इसके बाद में कोई सत्याग्रह नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई। 5 साल बाद में हमें आज़ादी मिल चुकी थी। महात्मा गांधी अंतिम बार इसी आंदोलन में गिरफ्तार किए गए। महात्मा गांधी के साथ में देश के बहुत से बड़े नाम इस आंदोलन में जुड़े, जैसे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, उनकी जो महात्मा गांधी की वाइफ ज्योतिबा, ये कस्तूरबा गांधी इसी आंदोलन में गिरफ्तार हुई थी, और इसी आंदोलन के दौरान 1943 में उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो दो बड़े दिन, इतिहास के हिसाब से भी बड़े दिन, हमारे पढ़ने के हिसाब से बड़े दिन, और हमारे व्यक्तिगत जीवन के हिसाब से भी बड़े दिन। गांधी जी से हम अहिंसा, सत्य, प्रेम सीख सकते हैं, भाईचारा सीख सकते हैं, और आदिवासियों से हम प्रकृति के प्रति लगाव, जुड़ाव, ये हमें सीखने को मिलता है। जहाँ जहाँ आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, वहाँ आज भी 1% बहुत ज्यादा है। जहाँ जहाँ आदिवासियों की संख्या कम है, वहाँ वन है ही नहीं, नदियाँ है लेकिन पानी पिलाने के नाम पे। हरियाणा में देख लो, आदिवासी संख्या बहुत कम है। हरियाणा में भारत में सबसे कम जंगल हरियाणा में। छत्तीसगढ़, झारखंड में, मध्य प्रदेश में आदिवासी भरपूर मात्रा में है, तो वहाँ आज भी जंगल है, जमीनें हैं, प्रकृति है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर की बेल्ट में देख लो, वहाँ आदिवासी समाज रहता है, तो वहाँ पे हरियाली देख सकते हो, आसपास का वातावरण देख सकते हो। ठीक है, जहाँ नहीं है वहाँ हालात क्या आपको पता ही है। पंजाब में देख लो, हरियाणा में देख लो, नहीं है तो स्थितियां बहुत नाजुक है। ये तो ही हमारी आज के दिन का इतिहास। अब हम कल के इतिहास को आज से जोड़ेंगे, और हम पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार। और ये भाग 3 स्टार्ट है। अरे वाह, देखिए कि भाग 3 के अंदर हमने पढ़ा, पहला समानता का अधिकार। कल हमारा समानता का अधिकार पूरा हो चुका था। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक। 14 में विधि के समान संरक्षण, 15 में धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 के अंदर लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि सरकारी क्षेत्र में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। गवर्नमेंट फील्ड में जो वैकेंसी निकलती है, रिजर्वेशन दिया जाता है, वो अनुच्छेद 16 से दिया जाता है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस को, चाहे एससी को, चाहे एसटी को, चाहे ओबीसी को। फिर 17 में छुआछूत का अंत है, यानी अस्पृश्यता का अंत है। 18 के अंदर उपाधियों का अंत है, शिक्षा और सेना को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में राज्य उपाधि नहीं देगा। ठीक है, सारे नागरिक पुरस्कार, पद्म पुरस्कार कौन से अनुच्छेद से दिए जाते हैं? अनुच्छेद 18 से। भारत रत्न भी इसी से दिया जाता है। भारत रत्न के अलावा पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री 4 नागरिक पुरस्कार होते हैं। सबसे बड़ा भारत रत्न है, ये हमें पढ़ा। 1954 से भारत रत्न देना शुरू किया गया। श्री राजगोपालाचारी, सीवी रमन, और इनके अलावा डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो देश के पहले उपराष्ट्रपति थे, और उन्हीं की जयंती पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ लिया था। और ये भी पढ़ा था कि 23 और 24 के अंदर 5 महापुरुषों को भारत रत्न से नवाजा गया, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी है, चौधरी चरण सिंह है, MS स्वामीनाथन है, PV नरसिम्हा राव है, और कर्पूरी ठाकुर है।
ठीक है, पांचों के बारे में बताया था कि चौधरी चरण सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लाल कृष्ण आडवाणी भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, MS स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक रह चुके हैं, कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और PV नरसिम्हा राव भी पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। यानी कि 2 प्रधानमंत्रियों को, 1 मुख्यमंत्री को, 1 उप प्रधानमंत्री को और 1 वैज्ञानिक को, 5 लोगों को दिया गया। यहां तक हमने पढ़ा। अब लिखेंगे आप स्वतंत्रता का अधिकार नंबर 2। पहले समानता का अधिकार आया, अब स्वतंत्रता का अधिकार आएगा। नंबर 2 पे लिखिए स्वतंत्रता का अधिकार। लिखिए स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है, 19 से लेकर 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। कहां से कहां तक है? 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, लिख दिया आपने? हाँ, ठीक है, 19 से 22 तक है। यानी इसमें कितने आर्टिकल है दोस्तों? 19, 20, 21 और 22, यानी 4 आर्टिकल है। बहुत सी बार जल्दबाजी में बोल देते 3 आर्टिकल होते हैं, 19 में 3 जोड़े तो 22 होता है। ऐसा नहीं है, 19 भी तो आएगा, 19, 20, 21 और 22। ऐसे बताइए आप, समानता के अधिकार में कितने आर्टिकल थे? 5, 14 से लेकर 18 तक। तो 14, 15, 16, 17 और 18। तो लिखिए 19वां आर्टिकल नंबर 19 लिखिए। ठीक है, 19 में देखिए, 19 के अंदर है ना, इसके अंदर 5 आर्टिकल्स हैं। मूल रूप से इसका संबंध है अभिव्यक्ति की आजादी से। वाक आजादी, बोलने की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी, मूल रूप से इसका मूल मोटिव ये है। लेकिन इसमें हमने सब क्लोज जोड़ रखे हैं। आर्टिकल 19 के क्लोज नंबर ए का ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, एफ हमने डिलीट कर दिया, फिर जी तक है ना, ए से लेकर जी तक है। तो हम एक एक चीज को पढ़ेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इसमें है क्या। जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं, मूल रूप से जो बेसिक स्वतंत्रता होती है, जैसे कि घूमने की आजादी, रहने की आजादी, बोलने की आजादी, लिखने की आजादी, व्यापार करने की आजादी, निवास करने की आजादी, ठीक है, संगठन बनाने की आजादी, सम्मेलन करने की आजादी, ये सभी प्रकार की आजादियां किसमें है? अनुच्छेद 19 में। सभी प्रकार की, इस प्रकार की आजादी किसमें होगी? 19 में। यानी कि अनुच्छेद 19 आपको भारत में घूमने की आजादी देता है। आप अगर राजस्थान से गुजरात जाते हैं तो गुजरात की सीमा पे आपको रोका नहीं जाएगा, क्योंकि पूरे भारत क्षेत्र में आप घूम सकते हैं। आप भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं। अब तो जम्मू कश्मीर में भी कर सकते हैं, पहले जम्मू कश्मीर नहीं था। 31 अक्टूबर 2019 के बाद में जम्मू कश्मीर में भी आप निवास कर सकते हैं। इसके अलावा आप व्यापार कर सकते हैं। भारत के व्यक्ति, राजस्थान का व्यक्ति मणिपुर में जाके व्यापार कर सकता है, केरल में जाके व्यापार कर सकता है, जम्मू कश्मीर में जाके व्यापार कर सकता है। तो व्यापार की आजादी है। बोलने की आजादी, आप संगठन बना सकते हैं। आप चाहें कि भी हम एक 5-10 जने होकर एक टीम बनाए तो बना सकते हैं, लेकिन हथियारों के बिना। ऐसा नहीं कि आपका हाथ में दांतली है, हाँ, चाकू है, आप संगठन बनाने लागे, मैं तो संगठन बना नहीं। ठीक है, तो लिखिए, देखिए सबसे पहले इसमें मेन मोटिव क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं, पीछे चले जाओ आप, जल्दी बैठिए आप, किसी की हेलो, वाक एवं अभिव्यक्ति की है स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है? वाक का मतलब बोलना होता है ना, बोलने की आजादी। लेकिन बोलने का मतलब ये नहीं कि आप भारत के खिलाफ ही बोल रहे हैं, या ऐसा कुछ बोल रहे हैं जिससे कि अगले व्यक्ति की बुरा लग रहा हो। वही बोल रहे हैं जो मर्यादा में रहे, गरिमापूर्ण रहे। हर कहीं ने बोलना मुंडा माउजा ने बोलवा लाग जाओ, क्रोध में जाओ, नहीं नहीं मन रीस में ये बात मन खी नदी के। अरे भाई, अशोक गुस्सा भी नहीं कर। ईश्वर किसी भी व्यक्ति को बर्बाद करने से पहले उसे क्रोधित बनाता है।
ईश्वर किसी भी व्यक्ति को बर्बाद करने से पहले क्या क्या बनाता है? क्रोधित। जब नाश मनुष्य पे चाहता है पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पे चाहता है पहले विवेक मर जाता है। तो बोलने का ध्यान रखें, बोलने की आजादी है। आप ये कह सकते हैं कि फलाने व्यक्ति ने फलाना, सरकार से आप सवाल कर सकते हैं, किसी संस्था से सवाल कर सकते हैं, लेकिन आप मर्यादा में रह के पूछें। अभिव्यक्ति का मतलब भी अभिव्यक्त करना, लिख के भी व्यक्त कर सकते हैं, बोल के भी कर सकते हैं, इशारों से भी अभिव्यक्त कर ही सकते हैं, है ना। अभिव्यक्ति की आजादी और वाक यानी बोलने की आजादी, मेन इसका मेन हेडिंग ये है, लेकिन इसके अंदर और भी पार्ट है, वो हमें समझने के वो कौन कौन से हैं। तो लिखिए, सबसे पहले लिख दिया, आपको समझ में आ गया अनुच्छेद 19 है क्या? भारत में निवास करने की आजादी, भारत में घूमने की आजादी, सम्मेलन करने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी, व्यापार करने की आजादी, बोलने की आजादी, लिखने की आजादी। ये सभी आजादियां किसमें है? स्वतंत्रता का मतलब ही आजादी है। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? आजादी। तिलक ने क्या कहा? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, या स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, कहा था ना बाल गंगाधर तिलक ने। तो लिखिए, आगे लिखिए, अनुच्छेद क्लोज नंबर ए का ए। अब इसमें कौन कौन से सब क्लोज है वो हम पढ़ रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। लेकिन बोलना तो है, आजादी है बोलने की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोलना जो भारत के विरोध में हो या लोक व्यवस्था को इस पे खतरा हो। जब मुझे बोल रहे हैं, साउंड लगा दिया बीच में, माइक ले लियो, मैं तो मन बोलने की आजादी मिलेगी, मैं तो बोलूं कहीं भी, है ना। आपको बोलने की आजादी, लेकिन गरिमामय में बोलना है, लिमिट में बोलो, लिमिट क्रॉस मत करो, ठीक है। घने बार हो ना, आप जो ये डीजे वगैरह ये जो हम कुछ भी बोलते हैं, है ना, तो इसमें होना चाहिए, एक लिमिट में होना चाहिए। आप अगर किसी का विरोध भी कर रहे हैं, अगर आप किसी नेता का पुतला जला रहे हैं, किसी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, किसी व्यवस्था को ऊपर आप संग लगा रहे हैं, लेकिन वो मर्यादा में होनी चाहिए। गला निकाल रहा है, बयान कर दे, बयान कर दे, है ना, अशान कहीं ना हो फिर। हाँ, सब क्या भाई बताएं। सम्मेलन करने की आजादी, करने की स्वतंत्रता, लेकिन सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? सम्मेलन करने का मतलब ये नहीं कि आप हथियार लेकर आ रहे हैं, बंदूक ला रहा है, वो स्टिक ला रहा है, हॉकी वाली तलवारियां ला रहा है, चाकू ले आया करूं, दांतली ले आया, चारों काट बजा रहा, ऐसा न हो। बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन। कौन से सम्मेलन? शांतिपूर्ण। हाँ, अरे ब्याह वाला वैवाहिक सम्मेलन कौन है? सम्मेलन का मतलब क्या होता है? एक समूह में मिलना, बड़ी संख्या में मिलन, है ना। यहाँ के ब्याह को आर्यो बेस दिमाग में एक ही चीज बैठी, ब्याह के सम्मेलन। अरे ब्याह में बाहर ना निकलो। 1981 संघ बनाने की आजादी। संघ मतलब संगठन, संघ मतलब संगठन, संगठन बनाने की आजादी। आजादी या स्वतंत्रता। और इसी सी के द्वारा राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है। जितने भी राजनीतिक दल है, जैसे कि भाजपा, आम आदमी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल, शिवसेना, टीडीपी, बीजेडी, टीएमसी, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, आरजेडी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी, आरएलपी, हनुमान जी बेनीवाल साहब की, ये जितनी भी पार्टियां हैं, इन पार्टियों की जो निर्माण होता है वो किससे होता है? अनुच्छेद के क्लोज नंबर 1 के सी से संघ या संगठन बनाने की क्या है? आजादी। आप भी बना सको,
आप भी बना सकते, आपका जम जाओ आप भी बना लो, मैं भी बनाऊं, कोई मना ना करे। ठीक है, भारत के अंदर राजनीतिक स्वतंत्रता है, कोई भी अपना राजनीतिक दल बना सकता है, लेकिन दल किसके खिलाफ नहीं होना चाहिए? भारत के खिलाफ। फिर तो भारत के खिलाफ ही पार्टी बना आ गया, नहीं नहीं मैं तो पाकिस्तान जनता पार्टी बना हुआ, ऐसा ना हो। आपको आपका इस प्रत्येक स्वतंत्रता का एक मेन मोटिव है कि आप भारत विरोधी नहीं हो सकते, और आपके द्वारा किसी भी क्रिया का, किसी भी घटना का, किसी भी एक्शन का आम जनता पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि आम जनता प्रभावित हो रही हो। आइए, आम जनता अगर प्रभावित हो रही है तो भी आप वो काम नहीं कर सकते। तो लिखिए, समझ में आ गया? अभिव्यक्ति की आजादी, सम्मेलन करने की आजादी, संघ बनाने की आजादी। अब अगला 19 का क्या क्या आएगा? डी। डी में है घूमने की स्वतंत्रता। समूह मेन ही है चारी लोगों का, बेस्ट रोता प्रलोयन मिलेडी है अपन तो कटे भी बैठ कटे भी जा सका। तो घूमने की आजादी कौन से अनुच्छेद से है? डी से। हाँ, डी से क्या है? घूमने की आजादी। अनुच्छेद 1 के क्लोज नंबर ए बी सी डी ई। ई में निवास करने की स्वतंत्रता। निवास करने की भारत क्षेत्र के अंदर आप कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, आपको निवास की भी क्या है? आजादी है, आजादी है, स्वतंत्रता है। आप चाहो भाई कि नहीं मैं तो बेस जम्मू कश्मीर की वादियां और घर बनाओ, ले प्लॉट बनाओ, नहीं आपके मैं तो मरुस्थल में बनाऊं, जैसलमेर में जाऊं तो बनाओ, जैसलमेर चला जाओ। ठीक है। ऐप ऐप अभी जो ऐप है उसको हटा दिया गया है। अरे आप इधर खिसक जाओ ना, आप इधर बैठ जाओ। संपत्ति का, संपत्ति की स्वतंत्रता थी। हाँ हाँ, तो ये तो लिखो तो सही पहले इसको तो। इसको निरसन कर दिया है, हटा दिया गया इसको। अरे इसको संपत्ति का अधिकार जब हमने पढ़ा ना, अनुसूची 9 पढ़ा ना, आपको संपत्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार अब आपका कानूनी अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कौन सा अधिकार डाल दिया है? कानूनी अधिकार। मैंने कहा ना कि अगर सरकार को लगता है कि ये आपकी जमीन सरकार के किसी काम आ सकती है तो सरकार उचित मुआवजे के द्वारा वो जमीन छीन सकती है। अगर सरकार को लगता है कि ये लोकेशन कॉलेज के लिए बढ़िया है, या हॉस्पिटल बनना चाहिए, या यहाँ से हाईवे निकलेगा, तो सरकार आपके खेत ले सकती है, आपका मकान ले सकती है, और उसके खिलाफ आप अगर कोर्ट में भी जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सरकार ऑलरेडी उसको कानूनी अधिकार में डाल रखा है। कानूनी अधिकार का मतलब है कि कानूनन तौर पर कोई निजी व्यक्ति आपसे वो जमीन नहीं ले सकता। मान लीजिए आपकी कोई खेत है और मैं उस पर कब्जा कर लूँ कि नहीं ये खेत मैं लूंगा, ये अनफेयर है। फेयर कौन सा होगा? अगर सरकार की किसी उस जमीन से सरकार को कुछ काम है तो सरकार आपको उचित मुआवजा देगी। भी 1 बीघा का 5 लाख रुपए मिले, आप 5 लाख रुपए लीजिए और साइड में हो जाइए। पहले जब ये था, जब डिलीट नहीं हुआ था, तब इसको लेकर रोज विवाद होते थे। जैसे पंजाब में जो गोलकनाथ मामला चला, सज्जन सिंह मामला चला राजस्थान में, ठीक है, केशवानंद भारती मामला चला केरल में, है ना, वो जमीनों को लेकर, उनकी संपत्तियों को लेकर ही हुआ था। तो संपत्ति की जो स्वतंत्रता है वो निरसन मतलब डिलीट हो चुकी है ना। आगे लिखिए जी, और इस जी का मतलब यहां पर है व्यापार की। व्यापार की स्वतंत्रता यानी भारत क्षेत्र के अंदर आपको व्यापार करने की आजादी है, आप कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं,
लेकिन व्यापार भी होना चाहिए, सही होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। अफीम बेच रहे आप, हाँ आन होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो घूमने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता जो अब क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है, यानी निरस्तित हो चुकी है। ठीक है, व्यापार की स्वतंत्रता आज भी जीवित है। अब लिखिए आगे, इसी में नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखिए, प्रत्येक प्रकार की स्वतंत्रता में, प्रत्येक प्रकार की स्वतंत्रता में, प्रत्येक प्रकार की स्वतंत्रता में राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता व अखंडता को ध्यान में रखा जाता है। राष्ट्रीय एकता व अखंडता को ध्यान में रखा जाता है। इसका मतलब क्या है, आपकी स्वतंत्रता राष्ट्रीय एकता से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, देश पहले। आप तो चाहोगे नहीं मैं पाकिस्तान में घूमा जाऊं, और जब भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं है तो आपको रोका जा सकता है। मान लो जैसे मणिपुर में अभी दंगे हो रहे थे कुछ महीने पहले, अब आप चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं घूमने, तो सरकार आपको रोक सकती है, क्योंकि वहां हालात बिगड़े हुए हैं। जहां पहले से कोई समस्या चल रही हो, जैसे कर्फ्यू लगाया जाता है ना, धारा 144 लगाई जाती है। धारा 144 में यही तो होता है कि वहां पहले हालात बहुत बुरे चल रहे हैं, आप और कह रहे हो नहीं मान तो आजादी मिलेगी है। नहीं नहीं, ऐसी आजादी नहीं। इसमें मेन सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपकी वजह से किसी भी प्रकार का भारत के अंदर लोक व्यवस्था ना बिगड़े और भारत की एकता व अखंडता को खतरा नहीं आए। तो लिखे, इसमें लोक व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाता है। लोक व्यवस्था मतलब पब्लिक ऑर्डर, इसमें लोक व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाता है। इसमें लोक व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाता है। लोक व्यवस्था का मतलब ये है कि पहले वहां पर कुछ माहौल बिगड़ा हुआ है, पहले सामान्य हालात नहीं है, और ऊपर से आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो ट्रिप पे जाएंगे, हम तो वहां पिकनिक मनाएंगे। ऐसा नहीं है। वहां अगर हालात सही है और आपकी वजह से किसी औरों को समस्या नहीं हो रही है, तो आप वहां आसानी से जा सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता है। ठीक है, अब इसमें प्रतिबंध जो है वो, इससे प्रतिबंध लगेगा, इससे प्रतिबंध लगेगा, इससे लगेगा और इनसे लगेगा। ठीक है, इससे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अगर आप कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आप भारत के विरोध में बोल रहे हैं, तो 19 आर्टिकल 19 के क्लोज नंबर 2 से प्रतिबंध लगेगा। अगर आप संगठन बना रहे हैं, आप सम्मेलन कर रहे हैं, आप सम्मेलन कर रहे हैं और सम्मेलन में आपके हथियार हैं, आप भारत के विरोध में बोल रहे हैं, आप किसी जाति के विरोध में बोल रहे हैं, आप किसी धर्म के विरोध में बोल रहे हैं, तो आर्टिकल नंबर 19 के क्लोज नंबर 3 से आप पे क्या लगेगा, प्रतिबंध लगेगा कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके द्वारा क्या होगा कि आपकी घूमने की स्वतंत्रता हो गई, या आपके संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आपने कोई राजनीतिक पार्टी बनाई वो भारत के खिलाफ काम कर रही है ना। तो ये जो जितने भी प्रतिबंध लगेंगे वो क्लोज नंबर 2, क्लोज नंबर 3, क्लोज नंबर 4 एंड क्लोज नंबर 5, इन सबसे लगेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ये। तो अनुच्छेद 19 हमने पढ़ा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें मेनली। इसके अलावा इसमें क्या क्या है और है, बी का मतलब सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सी का मतलब संगठन बनाने की स्वतंत्रता, डी का मतलब घूमने की स्वतंत्रता, ई का मतलब निवास की स्वतंत्रता, एफ जो डिलीट हो चुका है, और जी का मतलब है व्यापार की स्वतंत्रता। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। आप इनको ऐसे ही क्रम में याद रखें। ठीक है, अब लिखिए अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20, इसमें दो स्थिति में संरक्षण, यानी अपराधों को लेकर दो स्थिति में संरक्षण। तो लिखिए, पहले आप इसको लिख लें, मैं समझाता हूं फिर बात।
अपराधों को लेकर दो स्थिति में संरक्षण, यानी कि कोई आदमी अपराध करता है, उसके अपराध के बाद में क्या क्या होता है, या उसके अपराध के बाद में उसके जो दो सिद्धि, उसमें उसको किस प्रकार से बचाव मिलता है, उसका क्या संरक्षण है, इसके बारे में ये दिया गया है। पहली बात तो ये याद रखनी कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने किसी का फोन चुराया है और उसको 6 महीने की जेल हो चुकी है, तो ऐसा नहीं कि हर बार उसी को पकड़ के जेल में डाल दोगे आप। यानी आप एक बार अपराध करोगे तो उसकी सजा कितनी बार मिलेगी? एक ही बार। एक बार अपराध और एक बार सजा, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। खुद के खिलाफ उसको पीट पीट के उससे सच उगलाने की जो कोशिश की जाती है, 3rd डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, पुलिस वाला कह रहा है ना 3rd डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, और बाद में लेकिन उतर पीट दे वो उसको प्रेषण कर दिया जाता है। तो किसी भी व्यक्ति को खुद के अगेंस्ट गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 20 में साफ लिखा है। दूसरी बात इसी में क्या लिखी हुई है, एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को कितने बार दंड नहीं दिया जाएगा? 2 बार। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा, ठीक है। तीसरी इसकी सबसे बड़ी बात, मेन बात, कि मान लेते हैं कि आज किसी ने किसी का फोन चुराया हो, मान लो किसी ने फोन चुराया, जैसे कि किसी का फोन चुराने पे मान लेते हैं कि उसकी सजा है 6 महीने की। आज की डेट में फोन चुराया हो, जैसे कि मान लेते आज इसी तारीख को फोन चुराया हो, और उसको फोन चुराने की जो सजा है कितने महीने की? 6 महीने की। अब 15 दिन बाद में कानून चेंज हो जाता है और जो मोबाइल चुराएगा उसको 1 साल की सजा दी जाएगी, 1 ईयर। तो इस व्यक्ति को 20 दिन बाद में पकड़ा जाता है, तो बताओ इससे 1 साल की सजा होगी या 6 महीने की होगी? 6 महीने की होगी। 6 महीने की इसलिए होगी जिस दिन इसने अपराध किया उस दिन अपराध का दंड क्या था? 6 महीने। जिस दिन इसने अपराध किया उस दिन अपराध का दंड क्या था, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 16 दिसंबर 2012 को बहुत ही बुरी और दुखद घटना हुई थी भारत में, दिल्ली में। मैं उस वक्त स्कूल में पढ़ता था, लेकिन युवा जोश था मेरे अंदर भारत को लेकर, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे देशभक्ति कम होती जाती है। आज जिंदगी में याद रखो, जैसे मैं 9वीं में पढ़ो आओ चुका, हमारा अंदर 10, 20, 50 भगत सिंह, फिर बड़ो हो, फिर 10, 20 भगत सिंह कम होया, फिर और कम होया, फिर और कम होया। अब स्थिति गांधी जी की आन की होगी। मतलब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपका जोश भी कम होता है और आपकी देशभक्ति तो वैसे शून्य हो जाती है। तो 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में एक बहन के साथ में रेप हुआ, और बहन के रेप के बाद में उस बहन की हत्या कर दी गई, जिसको निर्भया कांड के नाम से जाना जाता है ना, निर्भया या दामिनी गैंगरेप के नाम से उस चीज को जाना जाता है। उसमें 6 और रेपिस्ट थे, 6 जने। 6 जनों के साथ में हुआ क्या, इस घटना का इससे संबंध मैं बता रहा हूं, आप इस घटना को इस आर्टिकल से कनेक्ट कर रहे हैं। 6 अपराधी थे, उनमें से एक अपराधी शायद जनवरी 2013 में, यानी कुछ ही महीने, मतलब अगले महीने में, दिसंबर के बाद में जनवरी आता ही है, तो वो सुसाइड कर लेता जेल में। फिर बचते हैं 5 आरोपी। फिर उनमें से 4 को हो जाती है फांसी, एक को फांसी नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती कि जिस दिन उस व्यक्ति ने अपराध किया उस दिन उसकी उम्र थी 16 वर्ष, और 16 वर्ष जो उम्र होती है वो नाबालिग की उम्र होती है भारतीय कानून के हिसाब से, ठीक है। फिर भारत के लॉ में, भारत के कानून में फिर इस चीज को चेंज किया गया कि 16 साल का कोई व्यक्ति अगर किसी का रेप करता है, रेप के साथ में मर्डर होता है, तो उसे भी फांसी की सजा दी जा सकती है। जो आदमी रेप कर रही है, मर्डर कर रही है, 16-17 साल को ही देगी, है ना। लेकिन ये बाद में किया गया, पहली नहीं करी बात। अगर पहली कर देता तो वो 94 की होती, फांसी होती। वो आज आराम खुलेआम घूम रही हो, मस्त मजे मजे। और उसके 4 साथी, उसको 20 जनवरी 2020 को, 22 जनवरी या 20 जनवरी के आसपास 2020 कोरोना से 2-3 दिन पहले, लॉकडाउन से, उनको फांसी दी गई तिहाड़ जेल में, 4 जनों को। तो अगर वो बंदा पहले जिस दिन उसने अपराध किया उस दिन अगर ये कानून बन जाता, क्या वो छूट पाता? क्या नहीं छूट पाता। उसने जिस दिन अपराध किया तो उस दिन अपराध में ये सजा थी कि भाई
नाबालिग लोग बच्चों को कहाँ रखा जाएगा? जुवेनाइल कोर्ट के द्वारा सजा दी जाएगी और सामान्य कारागार में रखा जाएगा। इनको फांसी वगैरह की सजा का प्रावधान नहीं था, लेकिन कोर्ट को, देश की सरकार को पता चला कि इतने घटिया अगर एक कुकर्म कर रहे हैं, इतना काम गंदा काम कर रहे हैं, फिर इसमें 16 और 17 साल की उम्र देखने का क्या मतलब है? फिर कोर्ट ने कह दिया अब 16 साल से 16 साल का भी अगर ऐसा अपराध करता है तो उसको वही सजा मिलेगी जो दूसरों को मिल रही है। तो वो तो बच गया ना, वो बच गया, लेकिन आबाड़ा की समस्या पैदा कर गई, है ना। तो वह चीज जो बचेड़ी है वह अड्डू बचेड़ी है कि जिस दिन आपने अपराध किया उस दिन सजा का प्रावधान क्या था, और जिस दिन आपने अपराध किया उसी सजा का जो सजा उस दिन है वो मिलेगी। अगर उसके बाद भी सजा का चेंज हो जाता है उससे उस व्यक्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें 3 महत्वपूर्ण चीजें। खुद के खिलाफ गवाही नहीं देगा कोई भी आदमी, अपने खिलाफ गवाही नहीं देगा। पकड़ो, कूट रहा, रेपटा पड़ रही है, गाला पर पेशाब कर दियो, फिर क्या बोल तू करेगी, फिर तो बोल ही सदी, जान है तो जान है। नंबर 2, एक अपराध के लिए 2 सजा नहीं दी जाएगी, एक अपराध के लिए कितनी सजा दी जाएगी? एक ही। एंड नंबर 3, जो व्यक्ति जिस दिन अपराध करता है उसे उसी दिन के द्वारा लागू कानूनों के द्वारा क्या दी जाएगी? सजा दी जाएगी। तो तीनों महत्वपूर्ण चीजें तो लिखिए आप। एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को, एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। हाँ, लेकिन एक अपराध को मतलब वो घटना के मुंह संबंधित ही है वाह। आ कौन है भाई कि चोरी करी हो? भाई चोरी तो एक अपराध नहीं है, अगर चोरी बार बार करे तो बार बार मिलेगी सजा। आ नकेश के साथ में तो चोरी तो करी हूँ, एक बार पहली चोरी की सजा मिलेगी, वो चोरी का अलग केस में मिलेगी है ना। मान लो कोई फोन छोड़ ले, उन 6 महीने जेल हो, कुछ फालतू दूसरा फोन छोड़ ले, बचो क्या हो साहब, आ गई बात हुई, चोरी की सजा मिल गई 6 महीने की, अब तो चोरी कर सकूँ, बचे भाई अडिया खेल के तो 6 महीने तक जेल हुई, दूसरा फोन में हुई, अब रखे दूसरा फोन में। ठीक है, आ नकेन हो गया भाई कि नहीं मैंने सजा मिल गई है। तो एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक ही बार सजा मिलेगी, है ना। समझ में आ गया? इसी में अगला लिखिए, अगला बिंदु लिखिए, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ, किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। आ कौन है भाई पढ़ रही है रेपटा लाता की और क्या बोल हुई होगी, है ना, मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसी में अगला बिंदु लिखें, किसी अपराध की, किसी अपराध की वो ही सजा मिलेगी, किसी अपराध की वो ही सजा मिलेगी जिस सजा का प्रावधान, जिस सजा का प्रावधान अपराध के दिन था। पहले मोबाइल चोरी करने का 6 महीने की जेल होती थी उस दिन जिस दिन अपराध किया, उसके बाद 5 साल की हो जाती, 5 साल की मिलेगी, 6 महीने, 6 महीने उस सजा का प्रावधान था। तीनों बातें समझ में आ गई? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 20 और 21 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। आपातकाल के दौरान ये 2 अनुच्छेद कभी भी खत्म नहीं होंगे, अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखिए अगला, ये समझ में आ गया? अगला 21 लिखिए, प्राणवय दैहिक
स्वतंत्रता। अगर 395 अनुच्छेदों में से कोई एक अनुच्छेद जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद अगर कोई छाटा जाए तो कौन सा रहेगा? अनुच्छेद 21। मेन तो यानी जीवन जीने का अधिकार। अरे जीवन जीवन को तो बड़ी बात की हो उसके, मेरे बाद में किसी अधिकार किसी संविधान काम आए आप? हाँ, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? जीवन। घृणा के लिए जीवन वो जरूरी है, जीवन को। दो तरह का लोग हो, एक तो जीव खाबा के लिए जीवे और एक जीवा के लिए खावे। आपा कामा आपा खाबा के लिए जी रहे हैं? नहीं, आप खाबा के लिए जी रहे हैं सही में, इसलिए तो आप अर्घी खा रहे हैं, कदे बर्गर खा रहे हैं, कदे वो चाउमीन ठीक है वन, उल्टा सीधा खा रहे हैं, फिर रात में जा रहे डब्बा ले ले कांकड़े में, है ना? तो हाँ, यही हो रही है। लेकिन जीवन जीने का अधिकार हमारे इस पूरे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है ना? तो जीवन जीने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में। आपको कानूनी प्रक्रिया के द्वारा आपके प्राणों को कोई भी नहीं हर सकता। सरकार भी आपके प्राण तभी ले सकती है जब आपने किसी के प्राण लिए हो, वरना सरकार भी आपके प्राण नहीं ले सकती। इसीलिए तो आजादी के बाद में 61 लोग हुए हैं जिनको फांसी हुई है ना? तो सरकार भी अगर आप, और वो भी आपको आजादी देती है आपको वकील करने की, आपको प्रूव करने की भी आप निर्दोष हैं। तो प्राणों की स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21 कितना महत्वपूर्ण है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का मेरुदंड कहा, यानी रीढ़ की हड्डी कहा है। तो लिखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान का मेरुदंड, यानी मेरुदंड का मतलब क्या होता है? बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, है ना? रीढ़ की हड्डी का है। अब देखना मित्रों, जीवन जीने के लिए हर चीज जरूरी है। अब जितने भी अधिकार जो छूट गए हैं वो सारे अधिकार इसी में आएंगे। जो भी अधिकार, जो भी स्वतंत्रता छूट गई है, जो भी अधिकार बचा कुचा, हर एक सामान्य में है। सोने का अधिकार भी इसी में है। पुलिस वाला पकड़वा यार, आप सुता हो, आप पुलिस वाला न पकड़ा, आप खड़ी गयो जगदीश, खड़ी गयो, सोतो नींद आ रही, जगदीश नाटक करो नींद का, है ना? तो अनुच्छेद 21 कितना महत्वपूर्ण आप सोचो। जीवन जीने का अधिकार सुतो है भाई, 100 को मर जाऊं मैं भाई, आप क्या भाई 6 घंटा की 8 घंटा की नींद कंप्लीट होनी चाहिए, अब 100 को मर जाऊं साहब, तो सुतो रहा, बस जागी थी पकड़ ले, सिंपल सी बात। पेशाब करवा भी उठी तो नींदा में उठी, पैसा मन तो नींद आ रही। दूसरा, खाना खाने का अधिकार, भोजन नहीं करेगा मरेगा आदमी। अब तो भूख लग रही खतरनाक, से जोधपुर मिश्रण भंडार के बाहर खड़ा, ताकि इच्छा होगी भूख लग रही, भूख अगर रोटी न खाओ खीर खाओ तो मर जाओ, उठाए थे गुलाब जामुन को पूरा ट्रे खावा ला गया, पीछे को 1 रुपये। तो अनुच्छेद 21 के हवाले देश को दुकानदार ने कि भाई साहब अनुच्छेद 21 पढ़ रहे हो, अनुच्छेद 21 पढ़ रहे हो, जीवन जीवा को कही है अधिकार हो गया। अनुच्छेद 21 तो फंसे बेटा पहले डागला साल, हाँ, पानी पीने का अधिकार है। इसी में आपको प्यास लग रही है, 1 बूंद पानी की नहीं है, बिस्लेरी बोतल भरी, लेकिन 10 रुपये नहीं जेब में, खोल ढक्कन पीपल आ गया, वो फीसा मांगी फीसा। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 पढ़ो, हाँ, सिंपल सी बात है। आप शुद्ध वायु का अधिकार, आप बस में जा रहे हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, आप उसको रोक सकते हैं, कोई रोको भाई साहब रोको, मैंने पहले अस्थमा बीमारी, जीवन जीवा को अधिकार है, सिगरेट बंद करो, सिंपल सी बात है। तो आपको शुद्ध वायु का अधिकार, आपको सोने का अधिकार, आपको जिंदा रहने का अधिकार, आपको भोजन का अधिकार, आपको पीने के पानी का अधिकार, समस्त स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, अभी एक प्रश्न आया था, अपने मन पसंद के जीवन साथी को चुनने का अधिकार भी इसी से है। तो साहब सुनीता न मिले तो मैं मर जाऊं,
तो आप अगर उस नीता ने प्राप्त करबो चाहो तो आप किस अनुच्छेद में कह रहे हो? 21 ये प्रश्न आया हुआ है कि अपने मन पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? 21 में। सही बात है ना भाई? उनमें तो मैं मेरू, सिंपल सी बात है भाई। अगर आज मारो ब्याह सुमन मु नो हो तो मैं खत्म हो जाऊं, वो किसी अधिकार में आया वैसे क्या भाई सुमन लाड़ दो तो जो थोड़ा मर्ज है ना। तो ये सारे जो भी चीजें आपके जीवन में जुड़ेड़ी है फिर सारा कौन से आर्टिकल्स में आएंगे? आर्टिकल्स 21 में। ठीक है, कोई सा भी इलाज करवाने का अधिकार, इलाज न करो मेरो आपको एक्सीडेंट हो गया तो आपको चिकित्सा की जो पूरी सुविधाएं वो आपको मिलेगी। तो सारे जो जितने भी आपको अधिकार है, इसलिए अनुच्छेद 21 बहुत महत्वपूर्ण है। हर प्रकार को अधिकार, पर्यावरण को अधिकार, वायु को अधिकार, खाबा को अधिकार, होबा को अधिकार, है ना, शादी करबा को अधिकार, मेन अधिकार देखो सपना वही है ना। तो लिखिए अनुच्छेद 21 क्या है? अनुच्छेद 21 क्या है या 21A? अनुच्छेद 21 क्या है या 21A? इसमें लिखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष ये वर्ष 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, 0 से 6 तक 45 में है और 6 से 14 तक इसमें है। ठीक है, तो बच्चे भी अगर 14 साल से छोटे कोई बच्चे तो शिक्षा का अधिकार मांग सकते हैं सरकार से कि भाई हमें शिक्षा दीजिए, हम पढ़ना चाहते हैं, हमारा अधिकार, मौलिक अधिकार आपने खुद ने लिख रखा है। अब इसका मतलब क्या मतलब है कि बाद में जोड़ा गया है, सिंपल सी बात ही है। तो कब जोड़ा गया? तो लिखिए 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में 2002-3 में इसे संविधान में जोड़ा गया। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। ठीक है, तो जीवन जीने का अधिकार, जीवन साथी चुनने का भी अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? पानी पीने का अधिकार 21, भोजन का अधिकार, शुद्ध वायु का अधिकार, नींद का अधिकार। ठीक, हाँ क्या बोल रहे हो? अरे नहीं तो वहां फैली हो प्रोटेक्शन है ना, वहां के भी आओ जीव साधन होना चाहो ना, वे भी कहते साहब कोर्ट में चले जाएंगे साहब माँ का भी जीवन जो, माँ का भी तो गैर चोरी है, वे भूखा मेरी, अगर मैं यानी कहते वे भूखा मेरी, है ना। तो मोस्टली मेन बात ये याद रखनी कि जीवन जीने से संबंधित है, प्राणों की स्वतंत्रता के बारे में है, दैहिक आज़ादी है आपको। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि एक निश्चित कानूनी प्रक्रिया के द्वारा राज्य आपके कानून हट सकता है। अगर आप किसी दूसरे के प्राण लेते हैं, अगर आप आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, आप देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, और अगर आप कोई कुकर्म करते हैं, इसके द्वारा सरकार आपके प्राण ले सकती है। जैसे कि 60-61 लोगों के प्राण हमने लिए हैं फांसी के द्वारा। ठीक है, तो वो प्राणों को हरा जा सकता है, लिया जा सकता है। अब लिखिए अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी में संरक्षण। गिरफ्तारी में संरक्षण सिंपल से याद रखना है, ज्यादा लंबी चौड़ी कानूनी भाषा नहीं लिखनी है। गिरफ्तारी में संरक्षण का मतलब है कि गिरफ्तार करने के बाद में क्या क्या संरक्षण दिया जाएगा। गिरफ्तार, अब गिरफ्तार तो हो गया, पकड़ लिया आपको पुलिस ने, इसके बाद में आपका बचाव क्या रहेगा उसके बारे में। तो पहला मेन मोटिव एक ही याद रखना है, मान लेते हैं किसी व्यक्ति को अभी गिरफ्तार किया गया तो 24 घंटे के भीतर भीतर उसे जज के सामने ले जाना जरूरी है, कैसे भी करके। संडे नहीं जोड़ा जाएगा,
छुट्टियां नहीं जोड़ी जाएगी, छुट्टियां नहीं जोड़ी जाएगी, संडे वगैरह जो अवकाश है वो नहीं जोड़े जाएंगे। और अगर वर्किंग डे है तो उसे किसी भी स्थिति में 24 घंटे के भीतर भीतर सशरीर शरीर के साथ में आंखों ने बचा, ऐसा पुलिस वाला से लेके नहीं आयोग न तो, है ना, ऐसा नहीं। और सबसे बड़ी बात, आने जाने का समय नहीं गिना जाएगा। मान लो मजिस्ट्रेट और थाने की दूरी है 4-5 घंटे की, और कल देखो सिंपल से एग्जाम्पल, किसी को 10 बजे गिरफ्तार किया गया सुबह 10 AM को, ये मान लो मंडे की बात है, और इस ट्यूसडे पर इसको क्या कहाँ ले जाना है, 10 बजे तक 11 बजे तक कहाँ पर ले जाना है, वो मजिस्ट्रेट के सामने। अब कोई सड़क चोर है जो फटेड़ा ले पकड़ ले जड़े उन्हें जेल में नजू साहब मैं खड़े नजू, क्योंकि उनको ये भी बताया कि भाई 24 घंटा में न जाऊँ तो पुलिस वाला पर कार्रवाई हो, पुलिस वाला बताओ कि न ले जाओ तो अपना पर कार्रवाई हो। ठीक है, अब वहां पहुंचे ये 3 बजे, 3 PM दोपहर के 3 बजे, है ना। आने जाने का जो समय है वो इसमें काउंट नहीं होगा। अगर 5 घंटे लगे हैं तो जुड़ेंगे नहीं कि सब 5 घंटा ये लगे, समझ में आ रहा है। अगर आप 5 घंटे ले सकते हैं एडवांस, क्योंकि आप बता सकते हैं सर बाबा जाऊँ टाइम ही तो लगे अजमेर थाना उठाया, है ना, तो ये टाइम इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ये बाहर रखा जाएगा। तो सिंपल सी ये बात याद रखनी कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर भीतर उसे कहाँ ले जाना जरूरी है, मजिस्ट्रेट में, कोर्ट के सामने सशरीर पेश करना अनिवार्य है, क्योंकि वो बताएगा कोर्ट में कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया, या वो पूछेगा कोर्ट से कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया, या कोर्ट पूछेगा पुलिस से कि इनको क्यों पकड़ा गया। सभी को अपने अपने जीवन की प्राणों की स्वतंत्रता होती है। तो लिखिए लिखिए, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य, कैसे भी स्थिति में हो। आगे लिखिए, कोष्टक डाल दो, कोष्टक में लिखो आने जाने का समय बाहर रखा जाएगा। ये 24 घंटा के भीतर आवा जाओ समय कौन है, आने जाने का समय बाहर रखा जाएगा, मतलब थाने से अगर उसे मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जा रहा है तो उस समय को उस 24 घंटे में नहीं रखा जाएगा, बाहर रखा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन ये सामान्य अपराधों के लिए है, ये हत्या, डकैती, लूटमार, इन अपराधों के लिए। अब एक कानून ऐसा भी है, नजरबंद कानून। नजरबंद कानून में क्या होता है कि अगर सरकार को पता चल जाता है कि भाई फलाना व्यक्ति से देश को खतरा है, या फलाना व्यक्ति ये अपराध कर सकता है या इस गतिविधि में भाग ले सकता है, तो सरकार उसे 3 महीने तक बिना किसी कोर्ट इजाजत के कहाँ रख सकती है, नजरबंद रख सकती है। उसे या तो अपने घर पे रख सकती है या सरकार किसी दूसरे ठिकाने पे रख सकती है। उस व्यक्ति को कोर्ट में ले जाना जरूरी नहीं है। तो नोट डालिए, नजरबंद कानून के तहत अगर सरकार को लगता है कि नजरबंद कानून के तहत अगर सरकार को लगता है कि उक्त व्यक्ति से उक्त मतलब कोई भी व्यक्ति है ना, उक्त व्यक्ति से देश को खतरा है, केवल शक के आधार पे है ना, केवल शक के आधार पे पकड़ा जाएगा। उक्त व्यक्ति से देश को खतरा है तो शक के आधार पर
उस व्यक्ति को शक के आधार पे उस व्यक्ति को 3 माह तक, कितने महीने तक, 3 महीने तक नजरबंद, 3 माह तक नजरबंद रखा जा सकता है। क्या कोर्ट में ले जाना जरूरी है इसको? नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज हमने 4 आर्टिकल्स पढ़े, स्वतंत्रता से संबंधित थे, 19, 20, 21 और 22। 19 में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी में सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, 19 में ही राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता यानी संघ बनाने या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, इसी में घूमने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता और व्यापार की स्वतंत्रता। 20 के अंदर अपराधों में 2 सिद्धि है, यानी खुद के खिलाफ गवाही नहीं देगा, नंबर 1, एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी, नंबर 2, और इसी में लिखा गया कि जिस दिन जो व्यक्ति अपराध करता है उसे वही सजा मिलेगी जिस दिन वो कानून लागू है ना। फिर 21, जीवन जीने का अधिकार, प्राणों की स्वतंत्रता, ठीक है, और इसमें सभी प्रकार की आज़ादी आ चुकी है। जीवन साथी चुनने की आज़ादी आ गई, भोजन करने की आज़ादी आ गई, शुद्ध वायु की आज़ादी आ गई, पानी पीने की आज़ादी आ गई, स्वच्छ पानी पीने की आज़ादी आ गई। ठीक है, इसी के अनुच्छेद 21 क में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का अधिकार है। फिर अनुच्छेद 22 है, इसमें क्या है, गिरफ्तारी में संरक्षण है। इसका मतलब है कि 24 घंटे के भीतर भीतर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना जरूरी है, और आने और जाने का समय क्या रखा जाएगा, बाहर रखा जाएगा। यहाँ तक सभी का कंप्लीट है। अब कल हम आर्टिकल्स 23, 24 पढ़ेंगे। ठीक है।